अब किसके जिले के विद्यार्थियों को ये टॉपिक पढ़ना है वो मैंने नोट डाउन किया है। पहला आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी जिलों के लिए ये टॉपिक जो त्यागपति आपका है, ठीक है, वो लगा हुआ है। आप अपना जब प्रश्न पत्र आप खोलो तो सबसे पीछे साइड जहाँ पे आपका प्रश्न पत्र खत्म हो रहा होगा वहाँ पे ये आपका त्यागपति टॉपिक दिया जाएगा, बट उसमें ये जिले उसमें नोट डाउन नहीं होंगे। तो बच्चों को पहचान कर कि हमारे जिले में कौन सा आपका खंड लगा हुआ है उस पोर्शन को आपको करना है। बहुत सारे रहते हैं उसमें, मैंने सिलेबस जो आपको बताया था उसमें भी बताने का प्रयास किया था कि जिस जिले के विद्यार्थियों में जो बुक लगी हुई हो और प्रत्येक जिले के अनुसार अलग अलग बुक लगी हुई है, तो जिस जिले के जो विद्यार्थी हों उनकी जो भी बुक लगी हुई है उसको देखकर ही उस प्रश्न का आंसर करना है। आइए देखते हैं त्यागपति में प्रश्न कैसे आते हैं। पहला प्रश्न, अभी तक जो भी आपके कथा वस्तु से रिलेटेड या घटनाओं से या सर्गों से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं, कितने सन में आए, मैंने वो सारे लिखे हुए हैं। अब नीचे देखेंगे आप लोग, त्यागपति खंड का आपका कथानक संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका है त्यागपति की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। कथानक और कथा वस्तु एक ही बात होती है और इसी को एक चीज और कहते हैं सारांश, ठीक है। अगर ये तीन में से आपको कोई भी शब्द मिले तो आपको पूरी जो डिटेल होती है ना, ठीक है, स्टोरी, वो सारी लिखनी होती है। अभी प्रश्न देख लीजिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5 और ये आपका अगला सेट जो होगा कोई दूसरा उसमें 2014 में फिर से पूछा गया था। अगला तीसरा प्रश्न देखिए अथवा में, त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। क्रमवार जो घटनाएं आपकी हुई हैं या जो सर्गों में डिवाइडेड है उनको आपको लिखना है। ये भी 2014 में आपका प्रश्न आया था। इसके आगे, त्यागपति खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। ये भी आपका 14 और 4 में पूछा गया प्रश्न है। इस तरीके से इतने सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं बट इनका आंसर एक ही है। आगे देखिए, प्रसिद्ध साहित्यकार रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य एक ऐतिहासिक काव्य है। अब जिस राइटर ने इसको लिखा हुआ है उसका नाम हमें यहाँ पे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन में। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है, अंचल इनका शॉर्ट का नाम है, तो इस तरीके से मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको, ठीक है, बंद कर दिया है। द्वारा रचित त्यागपति खंड काव्य एक कैसी है, ऐतिहासिक काव्य है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हम अंडरलाइन देंगे इसको, ऐसे ही आप पेपर में करेंगे। जिसमें 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग तप का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो क्या कहानी में या स्टोरी में खंड काव्य में कहा गया वो हमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डालना होता है और उसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो इससे ये एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में ये लगता है कि हाँ बच्चे को इस टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो वो बहुत डीपली आपके जो आंसर आपने किया हो उसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। आगे देखिए, इस खंड काव्य में कवि ने हर्ष की वीरता का वर्णन किया है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु निम्न प्रकार है। तो जो आपकी कथा वस्तु है वो 5 सर्गों में डिवाइडेड है। मैंने 5 सर्ग लिए हैं। कभी कभी आपका जो तृतीय सर्ग है और पंचम सर्ग ये अलग से पूछे गए हैं कि जो आपका खंड काव्य है त्यागपति, इसके तृतीय और पंचम सर्ग की, ठीक है, विस्तार से व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए। तो आपको 5 सर्ग क्रम से याद होने चाहिए और आपको मेरे हिसाब से पूरी कथा वस्तु एक साथ न लिख के सर्गों में डिवाइडेशन करके लिखना चाहिए। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है क्योंकि अच्छा स्कोरिंग करने वाला प्रश्न 4 नंबर इसके आपको मिलते हैं अगर अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं। आगे देखिए, प्रथम सर्ग में, राजकुमार हर्षवर्धन वन में शिकार खेलने में व्यस्त थे, तभी उन्हें पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला। हर्षवर्धन तुरंत लौट आए। पिता को रोग मुक्त करने के लिए वे उपचार करवाते हैं परंतु असफल रहते हैं। पति की अस्वस्थता को देखकर हर्षवर्धन की मां ने पति की मृत्यु से पूर्व ही, आगे देखिए, मृत्यु से पूर्व ही आत्मदाह कर लिया। कुछ समय बाद हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन ने उनको माँ को बहुत समझाने का प्रयास किया कि जो पिताजी हैं वो ठीक हो जाएंगे, बट माँ ने सोचा कि पति के खत्म होने के बाद अगर मैं जीवित रही तो वो समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। तो वो ये सोचकर पहले ही अपने पति के मरने के पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं।
पहले ऐसी प्रथा भी थी। अब हेडिंग द्वितीय सर्ग में क्या हुआ था देखिए। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राजवर्धन भी अपने नगर लौट आए। राजवर्धन जो थे वो उनके बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, ठीक है, वो भी युद्ध के लिए गए हुए थे। तभी हर्षवर्धन की छोटी बहन राजश्री को मालवराज ने बंदी बना लिया। मालवराज इनका शत्रु था तथा उसके पति ग्रहवर्मन को मार डाला। किसके पति? जो राजश्री थी उसके पति को। यह सुनकर हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन मालवराज को परास्त करने के लिए चल पड़ते हैं। वह गौड़ नरेश को हरा देते हैं, पर गौड़ नरेश धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। आगे देखिए, ये सब कहाँ पे राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। आगे ये सब समाचार हर्षवर्धन को मिलता है तो वे गौड़ नरेश से युद्ध करने चल पड़ते हैं, परंतु तभी उन्हें सेनापति से अपनी बहन के आत्मदाह की बात पता चलती है। शीघ्र ही वे बहन को ऐसा करने से रोक लेते हैं और कन्नौज लौट आते हैं, ठीक है। तो उन्हें सेनापति के माध्यम से क्या पता चलता है कि उसकी बहन जो राजश्री है उसके पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई है, तो वो भी आत्मदाह करने का प्रयास करती है जैसे कि उसकी माँ ने किया था। तो हर्षवर्धन को जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी बहन राजश्री को वन से समझाते हुए घर ले आते हैं और उसे आत्मदाह करने से रोक लेते हैं। आगे देखिए, तृतीय सर्ग, ये 2008 में अलग से पूछा गया था। इस सर्ग में सम्राट हर्ष की इतिहास प्रसिद्ध दिग्विजय का वर्णन है। दिग्विजय मतलब ऐसी गाथा जो बहुत सफलता का सूर मचाने वाली है, उसको कहते हैं दिग्विजय। उन्होंने 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। उन्होंने विदेशी शत्रुओं को नाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुगठित राज्य बनाया। सुगठित मतलब स्ट्रॉन्ग, और अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक शासन किया। तो ये आपका तृतीय सर्ग हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। अब हम देखते हैं चतुर्थ सर्ग। चतुर्थ सर्ग में, इस सर्ग में राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया है। तो जहां जहां जो भी टॉपिक देखो आपकी शुरुआत में लगी हुई किस चीज के ऊपर बात की गई है वहां आपको अंडरलाइन देना है। जैसे कि देखो मैंने ऊपर दिया हुआ है। अंडरलाइन देने का मतलब है कि आप अगर इस तरीके से देंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को डीपली नहीं पढ़ेगा, यही अंडरलाइन को देखते हुए वो आपको अच्छी स्कोरिंग, ठीक है, देगा। आगे देखिए, इस सर्ग में राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया। आचार्य दिवाकर इनके पुरोहित थे, ठीक है, जो कि राज्य में होते हैं और इन लोगों को सलाह मशवरा देते हैं, जो भी राजा वगैरह होते हैं। तो उनका क्या नाम था? आचार्य का दिवाकर, ठीक है। वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यद्यपि राजश्री अपने भाई के साथ कन्नौज के राज की संयुक्त रूप से शासका थी, वह भिक्षुणी बनना चाहती थी, ठीक है। वह कहती है कि मैं राज्य नहीं संभालना चाहती हूँ और मैं भिक्षा मांगने का कार्य करूंगी। लेकिन आचार्य दिवाकर और जो आपके हर्षवर्धन है वे दोनों उनको समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भिक्षुणी बनने से अच्छा है कि तुम मानव की सेवा में लग जाओ, इससे तुम्हारा भी मन लगेगा और मानव कल्याण में जो भी आप कार्य करोगे उससे मानव समाज की भलाई भी होगी। तो वो बात राजश्री को समझ में आ जाती है और वो ऐसा ही करती हैं। आगे देखिए, वह भिक्षुणी बनना चाहती हैं परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में आचार्य दिवाकर ने राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। उनके उपदेश से प्रभावित होकर वे मानव सेवा में लग गईं। कौन? राजश्री। यहीं पे आपका चतुर्थ सर्ग खत्म हो जाता है। अब आगे देखिए पंचम सर्ग, ये इंपॉर्टेंट है, 2012 और 10 में पूछा गया है। इस सर्ग में हर्ष के त्यागी और वृत्ति जीवन का वर्णन किया गया है। हर्ष ने, अब ये जो भी इम्पोर्टेंट आपका पंचम सर्ग है, क्या बात कही उसको हम अंडरलाइन देंगे, ठीक है। आगे देखिए, हर्ष ने प्रयाग ठीक है में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया और उन्होंने संपूर्ण संचित कोष का दान करने की घोषणा की। जो भी इनके राजकोष में होता था, पूरे वर्ष भर में जितना इकट्ठा करते थे उसको, वो जो मेला लगता था उसमें सारा प्रजा की भलाई के लिए दान कर देते थे और वस्त्र भी अपनी बहन से मांगकर, ठीक है, पहनते थे। आगे देखिए, हर्ष ने प्रयाग में त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया और उन्होंने संपूर्ण संचित कोष को दान करने की घोषणा की। प्रतिवर्ष माघ के महीने में
त्रिवेणी तट पर विशाल मेला लगता था। इस अवसर पर प्रति 5वें वर्ष हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान कर देते थे। सर्वस्व माने सभी को जो भी वो ठीक है कमाते थे या राजकोष में संचित करते थे। इस प्रकार कर्तव्यपरायण, कर्तव्यपरायण मतलब कर्तव्य को निभाते हुए, त्यागी, त्याग करने वाले, परोपकारी, दूसरों की भलाई चाहने वाले शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके, ये खत्म हो गया 5 में, अब पैराग्राफ चेंज करके जैसे कंक्लूजन लिखा जाता है ना, निष्कर्ष, वैसा हम इस तरीके से लिखेंगे 2 लाइन। उभर कर सामने आते हैं। सम्राट हर्षवर्धन के माध्यम से कवि ने श्रेष्ठ शासन का वर्णन किया है। ठीक है, इनको आधार मान के कवि ने किया कि जिस तरीके से ये हर्षवर्धन ने अपना शासन चलाया उसी तरीके से शासन चलाना चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जिसमें प्रजा की भलाई शामिल हो। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको ये जो खंड काव्य आपका लगा हुआ है बताया है आपको समझ में आया होगा, और आपको सर के हिसाब से ही डिवाइडेशन करके इसको तैयार करना चाहिए। मेरे हिसाब से पूरा एक साथ जो आप कथा टाइप की तैयार कर लेते हो उसमें अच्छी स्कोरिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सर के अनुसार लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है पंचम सर्ग में जो भी खंड काव्य डिवाइडेड है और किस तरीके से अंडरलाइन आप देंगे, और जब शुरुआत करेंगे तो राइटर का नाम लिखेंगे और किसके ऊपर बात कही गई है 2 लाइन वो लिखेंगे, और लास्ट में आपको पूरा पढ़ने के बाद क्या सारांश आपने निकाला, दो कंक्लूजन में या निष्कर्ष में 2 लाइनें आप लिखेंगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट जो भी खंड काव्य है जिस तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है तो इसमें आपको पूरे 4 नंबर की स्कोरिंग आपकी हो जाती है। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी, मैं आज आप लोगों के लिए त्यागपति खंड काव्य का जो सेकंड क्वेश्चन है, त्यागपति में जो रामेश्वर शुक्ल अंचल का खंड लगा हुआ है उसमें आज आप लोगों को जो प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण पढ़ना है। इसके पहले मैं जो आपकी खंड काव्य की कथा वस्तु है उस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और आपको सिलेबस में किस तरीके से प्रश्न आए हैं, कितने नंबर का ये टॉपिक आता है आपके पेपर में, मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ। ये आपका सेकंड वीडियो है जिसमें आपको त्यागपति में प्रमुख पात्र जो आपका हर्षवर्धन है उसका चरित्र चित्रण लिखना है। इनमें से आपके 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल फंसते ही 100%, का और खा करके 2 प्रश्न आते हैं अथवा में, और जो नंबर डिवाइडेशन होता है वो आधा आधा हो जाता है। कभी कभी एक ही प्रश्न आता है करने के लिए और कभी कभी 2 पूछे जाते हैं, जैसे कि इस साल आपका एक ही प्रश्न पूछा गया था और कई बार ये 2 प्रश्न पूछे गए थे। चॉइस नहीं मिलती है, कभी कभी मिल भी जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका खंड काव्य के। आप 3 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 4 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है वो 100% ये बोर्ड के एग्जाम में फंसता ही है। आइए देखते हैं आपका त्यागपति खंड काव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ये आपकी किताब है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों को त्यागपति खंड काव्य पढ़ना है, और जो भी अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं वो अपना अपना जो भी उनका बुक लगा हुआ है उसको देखेंगे किसके में कौन बुक लगा हुआ है। इसका मैं सिलेबस डाल चुकी हूँ, आप सिलेबस को जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जिले में कौन सी बुक लगी हुई है। ये त्यागपति खंड काव्य आपके डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों के कोर्स में लगी हुई है, तो आज मैं त्यागपति के बारे में बता रही हूँ। इसके बाद में और डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए जो खंड काव्य लगा हुआ है उसके भी प्रश्न डालूंगी। आज मैं स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों का प्रश्न डाल रही हूँ। आइए देखते हैं टॉपिक। त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न आपका 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 6 में पूछा गया है। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपका है त्यागपति खंड काव्य के आधार पर नायक सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मुख्य पात्र के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें राजश्री है आपकी, और राजवर्धन है और हर्षवर्धन है। 3 कैरेक्टर उभर कर सामने आते हैं जिसमें से मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो आपका हर्षवर्धन है। तो जो मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है वो आज हमें हर्षवर्धन के ऊपर लिखना है, और इसके बाद जो नायिका है उसमें आपको राजश्री का चरित्र चित्रण तैयार करना है। तो आपके जो कथा वस्तु है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ वीडियो में। फिर इसके बाद आपको 2 चरित्र चित्रण तैयार करने हैं, हर्षवर्धन का और राजश्री का। इन तीनों प्रश्नों से आपका आई होप एक प्रश्न 100% बोर्ड में आप लोगों को मिल जाता है हर साल। अभी सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6 ये कई सारे सनों में आया हुआ है। जितने सनों में आए हुए हैं मैंने इसके नीचे सन भी नोट डाउन कर दी है। अब आगे देखिए किस तरीके से आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। महाराज हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। जो राजा थे उनके जो प्रभाकर वर्धन थे उनका छोटा पुत्र था ये हर्षवर्धन, ठीक है। और राजवर्धन के बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके ये हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है।
तो इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन इनका नाम था। ये वे त्यागपति खंडकाव्य के नायक हैं। कौन? हर्षवर्धन। ये उन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का महान कार्य किया था, इसलिए हम उन्हें आज याद करते हैं या खंडकाव्य में उनकी गौरव गाथा का वर्णन पढ़ते हैं। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अगर दृष्टिगोचर को कठिन शब्द लग रहा है तो आप दृष्टिगोचर को रिमूव करके उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं ठीक दिखाई देती हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। दिखाई देती हैं, जो भी आपको ठीक लगे सिंपल भाषा में वो आप नोट डाउन कर सकते हो। जरूरी नहीं आप ये शब्द लो जो मैंने बताया है। अब पहली हेडिंग देखिए, आदर्श पुत्र एवं भाई। तो जो हर्षवर्धन थे वो आपके आदर्श पुत्र के रूप में भी सामने आते हैं, आदर्श भाई के रूप में भी सामने आते हैं। तो देखिए, त्यागपति खंडकाव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं या उपस्थित, समक्ष मतलब सामने उपस्थित होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, या प्रस्तुत होते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता के आत्मदाह करने की बात सुनकर वे अत्यंत व्याकुल होते हैं। इस प्रकार बहन राजश्री को भी अग्निदाह से बचाते हैं। अगर आप लोगों ने जो पहला आपका मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कथा वस्तु, अगर वो नहीं पढ़ी है तो आपको ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है। अगर आप कथा वस्तु पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे और सेकंड जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको इस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो इजीली आप हेडिंग नोट डाउन करके इसको अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखिए, राजश्री को भी अग्निदाह से बताए। राजश्री कौन? उनकी छोटी बहन है। अगला मैंने डाला हुआ है दानी और दृढ़ निश्चयी। तो वो दानी भी थे, हर 5 वर्ष में वो अपना संपूर्ण जो राजकोष का धन था वो पूरा दान कर देते थे और वस्त्र भी अपनी बहन से मांगकर पहनते थे। ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को कहानी बता चुकी हूँ। आगे देखिए, हर्षवर्धन दानी एवं दृढ़ निश्चयी है। हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर संपूर्ण राजकोष को दान कर देने की घोषणा करते हैं। अब आप लोग अच्छी स्कोरिंग करने के लिए एक कोटेशन भी नोट डाउन करेंगे। आपको कम से कम एक क्वेश्चन में 2 कोटेशन जरूर डालना है। तो मैंने सिंपल सा कोटेशन लिया है, अगर आप उसको याद करते हैं तो आपको अच्छी स्कोरिंग करने में इससे हेल्प मिलती है। नॉर्मल तो सभी बच्चे लिखेंगे कहानी पढ़ के, बट अगर आप ये कोटेशन उसमें ऐड करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब कोटेशन देखिए, इसको 2-3 बार आप कॉपी पर लिखकर देखेंगे तो आपको इजीली तैयार हो जाएगा। हुई थी घोषणा सम्राट की, साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष, ले संकल्प कर में, कर मतलब हाथ में। ठीक है, तो ये कोटेशन आप लोग याद कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग, महान योद्धा। हर्षवर्धन महान योद्धा है, इसको अंडरलाइन देंगे हम। ठीक है, उनके पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाता है। उनकी वीरता और कुशल शासन का ही परिणाम था कि उन्होंने, एक कोटेशन मैंने डाला है, उठा पाया ना सिर कोई प्रपंचक। ठीक है, उठा पाया ना सिर कोई प्रपंचक। ठीक है, ये आप कोटेशन डाल देंगे। इस तरीके से आपकी ये तीन हेडिंग तैयार हो जाएंगी। अगला देखिए, पराक्रमी और धैर्यशाली। हर्षवर्धन अत्यंत पराक्रमी जानते हो और शौरवीर होता है, जो योद्धा होता है। अपने प्रिय भाई राजवर्धन की मृत्यु जैसे महान संकटों को उन्होंने अकेले ही सहन कर लिया, उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। आगे देखिए, अब जब हम सारी हेडिंग लिख देंगे उनके चरित्र के बारे में, तो थोड़ा सा जैसे जब आप निबंध लिखते हो ना, तो निबंध में थोड़ा सा कंक्लूजन लिखते हो ना कि निष्कर्ष क्या निकला कहानी पढ़ के, तो हम पैराग्राफ इधर चेंज करके, जैसे कि मैंने एक शब्द की जगह छोड़ के पैराग्राफ चेंज किया, आप लोग भी चेंज करके 2 लाइनें लिखेंगे उनकी तारीख में। किस तरीके से देखिए, इस प्रकार हर्षवर्धन का चरित्र एक वीर योद्धा, मैंने पहला ये हेडिंग लिया हुआ था, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और महान त्यागी शासक के चरित्र के रूप में सामने आता है। ऐसी 2 लाइनें आप लिख के इस जो मैंने लिखवाया है आपको या पढ़ाया है हर्षवर्धन का चरित्र, उसको आप समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर जैसे मैंने लिखना आपको बताया, हेडिंग किस तरीके से आपको लिखनी है, फिर आपको कोटेशन कहाँ डालने हैं, और बिल्कुल सिंपल भाषा लिख रही हो। अगर आप किताब में देखेंगे और मेरी भाषा को देखेंगे तो बिल्कुल हेडिंग जिस तरीके से लिखी हुई उसी तरीके से आपकी मैंने भाषा ली हुई है। आप सिंपल भाषा में इसको एक बार पढ़ भी लेंगे। सबसे पहले आप पहला वीडियो देखेंगे जिसमें आपको जो मैंने स्टोरी थी वो बताई हुई है और उसको 5 खंडों में मैंने बांटा है और 5 खंड मैंने आपको अलग अलग समझाए हैं। उसके बाद फिर जब खंड हमें मालूम चल जाएंगे तो शासक कौन था या महानायक कौन था वो भी हमें ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ये प्रश्न करेंगे तो इजीली हम इसको अच्छे से कर पाएंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया इस टॉपिक का, राजश्री का जो चरित्रण है वो मैं लेकर आऊंगी, उसको भी आपको इसी तरीके से सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। तो आपका ये 4 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न तैयार हो जाएगा बोर्ड के लिए। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर फिनिश करने वाले हैं और इंटर में एंटर करने वाले हैं,
इस महीने के बाद। वो लोग अभी से अगर अपना ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उसको क्रम से नोट डाउन करते जाएंगे तो उन्हें फाइनल परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार भी जो पेपर आए थे वो बहुत घुमा फिरा के और मतलब पूरे विस्तार से अंदर जिस लोगों ने पढ़ा होगा वही इजीली उसको कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न कहीं से नहीं पूछा गया था। तो मुझे आशा है कि अगले साल भी कोई सिंपल पेपर नहीं आएंगे। अगर आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे जिस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइडेशन किया गया है तो आपको एग्जाम देने में थोड़ी सी कठिनाई पड़ सकती है। तो तीसरा और लास्ट पार्ट है आपका राजश्री का चरित्र चित्रण। ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। इन 3 क्वेश्चनों से आपका बोर्ड में प्रश्न बाहर नहीं जाता है। अगर इन 3 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं और 80 शब्द से आपको कम नहीं लिखना होता है, ये मैंडेटरी होता है, तो अगर ये 3 प्रश्न आप तैयार करते हैं तो बोर्ड में आपके 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से नहीं छूटता है। आइए देखते हैं प्रश्न किस तरीके से आता है। प्रश्न कैसा आता है, कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कहाँ अंडरलाइन देनी चाहिए, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बताया हुआ है। आगे देखिए, राजश्री का चरित्र चित्रण। ये केवल यही एक महिला पात्र है जिनका हमें चरित्र चित्रण पढ़ना है और ये हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी। आप अगर जो सबसे पहला वीडियो है कथा वस्तु वाला जिसमें 5 सर्गों में डिवाइडेशन है कथा वस्तु का, अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आप उसी से केवल हेडिंग तैयार करके उसको आसानी से लिख सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर किसी स्त्री पात्र का चरित्रांकन कीजिए या चरित्र चित्रण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 14, 13, 11, 10, 9, 8, 15 और 6 में ये पूछा गया है। आगे नीचे देखिए, कविवर रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित त्यागपति खंडकाव्य की प्रमुख स्त्री पात्र राजश्री है। इसको हम अंडरलाइन दें क्योंकि राइटर किसने लिखा हुआ है वो हमको बताना होता है। इससे अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलती है हमें। राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आगे मैंने 5 हेडिंग ली हैं जो चरित्र की विशेषताओं में होंगी। पहला, आदर्श नारी, देशभक्त एवं जनसेविका। तीसरा, त्यागमयी स्त्री। चौथा, सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न। और 5वां, करुणा की साक्षात मूर्ति। पहली हेडिंग यहाँ पे नोट डाउन की मैंने, आदर्श नारी। तो राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती है या हमारे सामने प्रस्तुत होती है। आप जो भी सिंपल शब्द आपको लगे वो आप ले सकते हैं। जब वह भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार सुनती है तो कारागार से भाग निकलती, कारागार मतलब जेल, और वन में भटकती हुई आत्मदाह के लिए तत्पर हो जाती है, किंतु शीघ्र ही वह अपने भाई राज्यवर्धन द्वारा बचा ली जाती है। तो उसकी समग्रता या जो उसका प्रेम है अपने भाइयों के प्रति वो अगाध प्रेम था। ठीक है, तो वो एक आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में जब उसके पति को मार दिया जाता है तो भी वो आत्मदाह के लिए उद्यत होती है। इस तरीके से वो एक आदर्श पुत्री, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अगला, देशभक्त और जनसेवक। राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना भरी हुई है। वो अपने देश को प्रेम करती है और लोगों का कल्याण करने में भी रुचि रखती है। अपना संपूर्ण जीवन देश प्रेम तथा देश सेवा में बिता देती है। फुल स्टॉप। जैसी मैंने हेडिंग दी वैसी सिंपल मैंने भाषा भी लिखने का प्रयास किया है। अगली, त्यागमयी स्त्री। राजश्री का संपूर्ण जीवन त्याग भावनाओं से परिपूर्ण है या भरा हुआ है। माघ मेले में प्रत्येक 5वें वर्ष वह भी अपने भाई की भांति सर्वस्व दान कर देती है। जैसे उसके भाई, इसके पहले मैंने चरित्र चित्रण पढ़ाया था आपको हर्षवर्धन का, उसमें उनके भाई क्या करते हैं, जितना भी 5 साल में वो धन इकट्ठा करते हैं राजकोष से पूरा दान कर देते हैं और वस्त्र भी अपनी बहन से मांग के पहनते हैं। इसी तरीके से उनकी बहन भी लोक कल्याण की भावना को रखते हुए अपना जो भी धन इकट्ठा करती है, वो भी राजकुमारी थी और राज को संभालती थी, तो उनका भी जो हिस्सा था राज्य में, ठीक है, जितना भी वो अपना कमाती थी वो सारा कुछ वो दान कर देती थी। तो क्या लिखा हुआ है, अपने भाई की भांति सर्वस्व दान कर देती हैं। अब मैंने कोटेशन डाला हुआ है सिंपल सा, लुटाती थी बहन भी पास का सब तीर्थ स्थल में। तो ये कोटेशन आप डालेंगे, इससे अच्छी स्कोरिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। इस तरीके से लुटाती थी बहन भी पास का सब कुछ तीर्थ स्थल में। अगली हेडिंग, सुशिक्षिता एवं ज्ञान संपन्न, पढ़ी लिखी हुई थी। तो देखिए, राजश्री सुशिक्षिता है, साथ ही वह शास्त्रों के ज्ञान से भी भली भांति परिचित है। इस तरीके से 2 लाइन मैंने इससे ली, सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, आप लोग इजीली इसको तैयार कर सकते हैं एक बार पढ़कर ही। अगली लास्ट हेडिंग, करुणा की साक्षात मूर्ति। राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति है। उसने माता पिता की मृत्यु और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले हैं
वह दुखों की अग्नि में तपकर करुणा की मूर्ति बन गई है। तो देखो जहां जहां अंडरलाइन की मैंने अंडरलाइन किया है वो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि राजश्री करुणा की साक्षात मूर्ति, मैंने अंडरलाइन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दुखों की अग्नि में तपकर और करुणा की मूर्ति बन गई है। तो आपको इतना सारा नहीं याद करना है, तो जो मैंने अंडरलाइन दी आप उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि 80 शब्द से आपका मैटर कम नहीं होना चाहिए 5 नंबर में। अब नीचे देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, पैराग्राफ चेंज किया है। और जब भी आप स्टोरी को खत्म करेंगे तो यहाँ पे आप स्पेस देकर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे 2 लाइनें जरूर लिखेंगे उसकी तारीफ में, जिस व्यक्ति का आप कैरेक्टर स्टोरी लिख रहे हैं। आगे देखिए, इस प्रकार राजश्री एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है, इसलिए उसका चरित्र अनुकरणीय है। मतलब वह एक आदर्श नारी के सामने हमारे सामने प्रस्तुत होती है, भारतीय नारी के समान प्रस्तुत होती है, इसलिए उसके चरित्र का अनुसरण सभी को करना चाहिए। आई होप मैंने सिंपल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कीजिए। और आपकी ये बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है। आज मैंने आपका लास्ट वीडियो ये इस टॉपिक का डाला हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट चालन के बच्चों के लिए जो 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए, इससे बाहर प्रश्नों का नहीं जाएगा। आई होप आप इन 3 क्वेश्चनों को लिखकर आपके 5 नंबर की स्कोरिंग को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे।